अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फिजिक्स में टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यदि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी दूसरे मैग्नेट को लेकर जाया जाता है तो उस मैग्नेट पर एक टॉर्क अप्लाई होता है। तो उस टॉर्क को यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि उस मैग्नेट पर कुल कितना टॉर्क लगेगा ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें किसी एक मैग्नेट को इस तरह से इसमें रखा गया है। इस तरह से हमने इसमें एक मैग्नेट को इसमें रखा है और इसकी जो लेंथ है वह 12 है और इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वह कैपिटल M है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, अगर मैं मान लेता हूं कि ये थीटा है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वह एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमें ध्यान रखना है कि यह एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है, अगर मैं मान लेता हूं कि ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ यदि M है, पोल स्ट्रेंथ इसकी M है, स्मॉल m है, तो जैसे ही यह इस मैग्नेट को मैं इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाता हूं तो ड्यू टू दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप इस पे एक फोर्स अप्लाई, मतलब इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा। किस पर? उस मैग्नेट पर, उस मैग्नेट के पोल्स पे एक फोर्स अप्लाई होगा और वह फोर्स किसके इक्वल होता है? तो इस पोल के पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इस मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है जो इनके पोल पे फोर्स लगता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पर लगने वाला, इसके पोल्स पर लगने वाला जो फोर्स होगा वह M इंटू B के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि फोर्स एट पोल ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B, तो ये F इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो मैंने अभी बताया F इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, या इस पर फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है बेटा, इस पर फोर्स अप्लाई होगा। अब हमें देखना है कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। ये जो फोर्स दोनों पोल पे अप्लाई हो रहे हैं, लग रहे हैं, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तो जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा वह सेम उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। यानी कि नॉर्थ पोल पे लगने वाला जो फोर्स होगा, नॉर्थ पोल पे लगने वाला फोर्स होगा वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा और साउथ पोल पे लगने वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बट ये जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वह सेम होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक बार फिर से समझा दीजिए। हेलो, हाँ बेटा, सर एक बार फिर से समझा दीजिए सर। हाँ बता रहा हूँ मैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन बोथ पोल्स या डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन नॉर्थ पोल will be in the direction of field means B, and at south pole in opposite of magnetic field B। मैं ये बताया कि अगर किसी मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैं लेके जाता हूं तो इनके पोल्स पे
एक इस मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, जो फोर्स इस पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, m इंटू बी के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, ये दोनों ही पोल्स पे सेम मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, सेम फोर्स लगेगा, बट इनका डायरेक्शन नॉर्थ पोल पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और साउथ पोल पे लगने वाला जो फोर्स होगा वह मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है बेटा, यही मैंने लिखा है। सर ये साउथ पोल में अपोजिट और नॉर्थ पोल में अलोंग कैसे लगेगा? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, अच्छा एक मिनट, और इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ होगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स वह मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, फोर्स लगेगा यहाँ पे। तो ये आप पूछ रहे हैं कि क्यों लगेगा, यही पूछ रहे हैं ना बेटा? यस सर। यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा, फोर्स को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? फोर्स को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं? अभी इसके पहले एक सर म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। हाँ, वो तो मैग्नेटिक फील्ड था ना, 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर, वो तो मैग्नेटिक फील्ड था। वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? फोर्स का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। हाँ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। तब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड में हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर हम लोग फोर्स के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक सेकंड बेटा, हाँ एक मिनट, ठीक है। देखो बेटा, ये जो इस पे फोर्स जो लगेगा इसको क्या करेगा? इस मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेट को वह रोटेट कराने को, मतलब यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है? फोर्स एक तो मैग्नेटिक दोनों पे इक्वल फोर्स लगेगा। ये पहली बात समझो है कि दोनों पोल्स पे क्या लग रहा है? इक्वल फोर्स लग रहा है। इक्वल फोर्स लगने की वजह से अच्छा डायरेक्शन भी चेंज होगा, इतनी बात तो हमें पता है। अभी डायरेक्शन नहीं डिसाइड करते हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पे लगेगा ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में साउथ पोल पे लगेगा, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में साउथ पोल पे लगेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है और जो मैग्नीट्यूड है अगर सेम है तो बट नेचुरल है कि इसमें जो लीनियर मोशन होगा, लीनियर मोशन तो होगा नहीं। ये पहली बात है कि लीनियर मोशन नहीं होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वह मैग्नेटिक फील्ड इसको अपने जो मैग्नेट है, मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो ये अलाइन कब होगा? जब ये इस तरह से कुछ रोटेट हो रहा है, अगर ये ऐसे रोटेट होता है, ये ऐसे रोटेट होता है, तो रोटेट होकर के इसके लाइन में, इसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा? अलाइन होगा वो। तो जब ये अलाइन होगा तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये कुछ ऐसे डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो जब इस डायरेक्शन में आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लग रहा है वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से क्या होती है? इमर्ज होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की वजह से इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा वह जस्ट
मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि तभी तो ये इस तरह से ये रोटेट होकर के क्या होगा, यह अलाइन होगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की टेंडेंसी ये होगी कि मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उसको अलाइन करें, जो कि उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हम कर सकते हैं। राइट, ये तो हमेशा क्या होगा, ये फोर्स अप्लाई होता ही है, ये तो हम जानते ही हैं कि जब भी किसी एक्सटर्नल फील्ड में किसी मैग्नेट को लेके जाते हैं तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। अब बट नेचर ले कि फोर्स अप्लाई जब होगा तो क्या करेगा, मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करेगा, जो कि उसकी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो ये जब इस तरीके से रोटेट होगा तो नॉर्थ पोल पे लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा, और इस पे साउथ पोल पे लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तब ये जाकर के अलाइन होगा। ठीक है बेटा। सर मैं कह रहा था सर एंटी क्लॉकवाइज भी तो हो सकता है। ये इस तरीके से इसको घुमाएं, ऐसा घुमाएं इसको सर। यस सर। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं, सुनो, अगर एंटी क्लॉकवाइज ये क्यों घूमेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो भाई जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में तो फोर्स भी लगेगा ना, उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है तो इसी डायरेक्शन में तो फोर्स भी लगेगा ना, जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ऊपर वाला जो सिरा है, मतलब जिसको हम लोग नॉर्थ पोल बोल रहे हैं, तो नॉर्थ पोल इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें लेके जाना है तब तो इस पर एक एक्सटर्नल टार्क हमें लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल टार्क लगाना पड़ेगा। अगर मान लो कि आप बोलो कि नहीं ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए तो इस पर एक एक्सटर्नल हमें टार्क लगाना पड़ेगा। अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे कब, अभी इसके अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी बार मैग्नेट को जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो उसमें कुल कितनी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है, तब वहां पे हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि इस मैग्नेट को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल टॉर्क के द्वारा रोटेट कराएंगे, और उस एक्सटर्नल टॉर्क के द्वारा जितना इसको रोटेट कराने में एक्सटर्नल फील्ड में जितना वर्क डन होगा वही उसका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो वहां पे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें उसको घुमाना है तो हमें एक एक्सटर्नल टार्क उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, और ये नेचुरली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली ये रोटेट होगा। मैंने तो यहाँ पे इसको इस तरीके से शिफ्ट किया है, इसको रखा है, नहीं तो ऑटोमेटिकली अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये ऐसी पोजीशन नहीं रहेगा, ये जस्ट इसी पोजीशन में आ जाएगा, मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा। अब इसको एक दूसरे तरीके से समझ सकते हो, आप इसको इस तरह दूसरे तरीके से समझते हो। जैसे मान लो ये हमारा एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है बेटा, बोलो, इस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? सर नॉर्थ टू साउथ, मतलब यहाँ से फील्ड जो है इधर निकलती है, इस डायरेक्शन में फील्ड निकल रही है। तो जब इस डायरेक्शन में फील्ड निकल रही है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन तो यही होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है उसी डायरेक्शन में इसे फोर्स भी लगेगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगा, और जस्ट साउथ पोल पे उसका अपोजिट लगेगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम रहेगा। सर हाँ बेटा। सर अगर साउथ पोल ऊपर होता और नॉर्थ पोल नीचे तब कैसे रोटेट करता सर? हाँ, अगर साउथ पोल को ऊपर और नॉर्थ पोल को हम नीचे कर दें तो ये क्या होगा, नॉर्थ पोल नीचे होगा तो नॉर्थ पोल पे इस डायरेक्शन में लगेगा। देखो अगर मान लो कि ये हमारा बी है और अब हमने कुछ ऐसा कर दिया, ये नॉर्थ पोल इधर कर दिया, साउथ पोल इधर कर दिया, तो नॉर्थ पोल पे फोर्स इधर लगेगा और साउथ पोल पे फोर्स ये लगेगा। ओके सर। ये ऐसा रोटेट करेगा, अब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अब अगर नॉर्थ को नीचे और साउथ को मैं ऊपर करता हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ भी नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। ठीक है बेटा, ओके। यहाँ पे हम
हमने देखा कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन नॉर्थ पोल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एट साउथ पोल इन अपोजिट ऑफ फील्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी सेम। मैग्नीट्यूड will be same। therefore क्या होगा यहां से, therefore it will be cancelled। या दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मीन्स ये क्या होगा, डज नॉट लीनियर मोशन। अब यहां पे यह लीनियर मोशन नहीं करेगा, यह लीनियर मोशन नहीं करेगा, मतलब ये किसी एक फिक्स डायरेक्शन में यह मूव नहीं करेगा। अब यहां पे करेगा क्या, ये कैंसिल तो होगा लेकिन फोर्स की वजह से इस पर क्या लगेगा, एक टार्क लगेगा। Here, due to equal force at both poles, एक टार्क अप्लाई, इस पे क्या होगा, एक टार्क अप्लाई होगा, एक इस पे टार्क अप्लाई होगा। और वह टार्क कितना लगेगा, वेयर टार्क इक्वल टू, इस पे जो टार्क लगने वाला है वह टार्क किसके बराबर होगा, तो वह टार्क टाउ इक्वल टू, जितना इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेज, दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसके इक्वल होगा। जैसे एक फोर्स ये लग रहा है, दूसरा फोर्स ये लग रहा है, तो इन दोनों फोर्स के बीच में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको यदि इस पे लगने वाले, दोनों पोल पे लगने वाले किसी भी एक फोर्स से हम मल्टीप्लाई कर दें तो इस पे हमें टार्क मिल जाएगा। और फोर्स कितना लगेगा, फोर्स तो हमें पता है, फोर्स अभी हमने निकाल रखा है कि F इक्वल टू एम इंटू बी है, लेकिन इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैं इसको इस तरह से आगे बढ़ा देता हूँ और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। ये अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा हो जाएगा, बेटा बोलो, ये एंगल थीटा हो जाएगा क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये थीटा हो जाएगा। अब इसमें अगर इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये अगर ए है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ने हम लोग ले सकते हैं। ए ने इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, इसका कुछ नाम दे दें, ए बी, और इसका मैं सी देता हूं, ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हमें मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ए सी अपान में बी सी, ए सी अपान में बी सी। ए सी ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसको ऐसे लिख देता हूँ, और बी सी, बी से सी तक यानी कि मैग्नेट की लेंथ है, तो मैग्नेट की लेंथ को 12 से डिनोट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 12। देयरफॉर ए सी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 साइन ऑफ थीटा। अगर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं यहाँ पे ए सी से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ तब उस इक्वेशन में देयरफॉर टाउ इक्वल टू, यानी कि इस पर लगने वाला जो टार्क है जो इसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है वह टाउ इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बी। तो ये हो जाएगा एम बी और यहाँ पे आ जाएगा इंटू में 2L साइन ऑफ थीटा। एम बी फोर्स हो गया और 2L साइन थीटा यह एसी की वैल्यू होगी। अब इसको और भी लिखा जा सकता है 2L इंटू एम, 2L इंटू एम, ये इसका डाइपोल मोमेंट हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम इक्वल टू क्या है, 2L इंटू एम के इक्वल है। तो यहाँ पे 2L इंटू एम की जगह पे कैपिटल एम इंटू में बी साइन ऑफ थीटा, ये ऐसा लिखा जा सकता है एम बी साइन थीटा, वेयर एम इक्वल टू 2L इंटू एम। अब एक तो ये टाउ का एक एक्सप्रेशन हमें मिल गया जो एंगल के साइन थीटा के फॉर्म में है। दूसरा, इसी चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू, जो कि एक वेक्टर फॉर्म होगा, और इसको ऑलरेडी हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी के फॉर्म में। जैसे एम बी साइन थीटा है तो एम बी साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बेटा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये यहाँ पे टाउ को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम पता करना चाहें कि ये स्टार का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम लोग इसको राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बेटा, एम क्रॉस बी का मतलब ये है कि अगर हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को इस मैग्नेट के उन डायरेक्शन में कर्ल किया जाए जिस डायरेक्शन में वह रोटेट हो रहा हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेट रोटेट हो रहा हो, तो हमारा ये जो थंब होगा जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वह डायरेक्शन इसके टार्क को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बेटा, वह डायरेक्शन टार्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेट अलाइन हो रहा है या रोटेट हो रहा है, उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करें, तो हमारा जो थंब होगा वह टार्क के डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है बेटा, द डायरेक्शन ऑफ द टार्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एम एंड बी एंड इट इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल। मतलब यहाँ पे जो टार्क होगा वह उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें एम और बी कंटेन हो रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ टार्क is perpendicular to a plane in which containing M and B and it confined by राइट हैंड रूल। इसको हम लोग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है राजीव, जयेश? हेलो सर, एक बार शो में दिखा दीजिए सर राइट हैंड से। हाँ, राइट हैंड रूल को मैंने ये बताया कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेट अलाइन हो रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में वह रोटेट हो रहा है, वो डायरेक्शन में यदि हम राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करें, जिस डायरेक्शन में भी अलाइन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, वो डायरेक्शन में यदि राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करें, तो जो हमारा थंब होगा, वह थंब इसके टार्क को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मतलब उस पर किस डायरेक्शन में टार्क लग रहा है, उस टार्क को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बेटा, यही राइट हैंड है, इसके लिए ये राइट हैंड रूल होगा। क्लियर है? तो एक बार इस डायग्राम में दिखा दीजिए सर। और इस डायग्राम में अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए कि अगर यह मैग्नेट अगर इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट हो रहा है,
तो हम क्या करें, अपने राइट हैंड को इसके डायरेक्शन में आप रोटेट कराओ, तो कर्ल कराओ। तो जैसे मैं ऐसे कर्ल करता हूँ तो हमारा ये मैग्नेट, ये क्या होगा, ये जो थंब होगा वह इस पे टार्क के डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है बेटा, ये देखो हमारी मैग्नेटिक फील्ड, हमारी जो फिंगर्स है वह इस मैग्नेट के डायरेक्शन में कर्ल कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, थंब जो है इसके टार्क के डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है बेटा। सर। हाँ, अब हम लोग ये देखें, अभी तक हमने क्या देखा कि अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वह यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तब तो ऐसा होगा। यूनिफॉर्म अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस पर लगने वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे दूसरी केस से राइज हो सकती है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तब उस सिचुएशन में क्या होगा, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, तब अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो बेटा क्या होगा, देखो तो फोर्स तो ऐसे ही लगेगा, नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, साउथ पोल पे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये तो वही रहेगा। लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वह कम ज्यादा होगा। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा, जहां मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कम होगा वहां पे फोर्स जो है कम लगेगा। तो मतलब इनका क्या हो जाएगा, इनका जो मैग्नीट्यूड है वह डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी अनइक्वल या अनइक्वल हो गए, दैट इज इट विल बी नॉट कैंसिल, इट विल बी, या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स नेट नॉट इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा था, यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गया था, 0 हो गया था, यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो गया था। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एफ नेट जो है ये किसके बराबर 0 हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया कि 10 यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे एक लीनियर मोशन करेगा। यहाँ पे अगर फोर्स अगर एक डायरेक्शन में ज्यादा लग रहा है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगेगा मैग्नेट उस डायरेक्शन में क्या करेगा, लीनियर मोशन करेगा। दस मोशन विल बी लीनियर, यहाँ पे लीनियर मोशन करेगा बेटा ये। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात इसमें ये होगी कि क्या सिर्फ लीनियर मोशन ही करेगा, नहीं, वह रोटेटरी मोशन भी करेगा। मतलब कि इस पे टॉर्क भी लगेगा। भाई दो फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह, जैसे मान लीजिए कि अगर ये है, इस पे फोर्स एक अपवर्ड डायरेक्शन में और इसके फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो यह क्या करेगा, ये रोटेटरी मोशन भी करेगा। मतलब कि इस पे टॉर्क भी लगेगा। तो ये दोनों बातें होंगी, या लीनियर मोशन भी करेगा और टॉर्क भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये होगा सेंस। सर हाँ बेटा बोलो। सर हेलिकल हो जाएगा पार्ट है, सर हेलिकल। यस सर। यहाँ पे इसमें हेलिकल नहीं आएगा बेटा। ओके सर। यहाँ पे हेलिकल में मतलब आगे भी बढ़ता है और सर्कुलर मोशन भी करता है, ना, दोनों चीजें करता है उसमें। सेंस मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल, thus due to both forces
a torque will be applied, a torque will be applied, therefore it make a torque as well as linear motion। इस पर linear motion के साथ साथ में एक टार्क भी अप्लाई होगा। ठीक है बेटा, इक्वल के बाद क्या लिखा सर? मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल, मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल, thus ड्यू टू बोथ फोर्सेज ये टार्क विल बी अप्लाइड, मतलब दोनों फोर्स, दो फोर्स उस पर लग रहे हैं, दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है। तो इस पे क्या होगा भाई, अगर दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों इक्वल नहीं है तो इस पे क्या होगा, एक टार्क भी तो अप्लाई होगा ना, जो इस मैग्नेट को क्या करेगा, रोटेट कराने की कोशिश करेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल, दस ड्यू टू बोथ फोर्सेज, या इस पे आप ये काम कर सकते हो, एंड कर दो, एंड ड्यू टू बोथ फोर्सेज ये टार्क विल बी अप्लाइड। मैग्नीट्यूड सेम नहीं है और दोनों फोर्स के ड्यू टू एक इस पे टार्क भी लगेगा, तो दोनों फोर्स सेम नहीं है, इसकी वजह से लिनियर मोशन करेगा, और दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उसकी वजह से इस पे एक टार्क लगेगा। तो मतलब ये दोनों चीजें उस पे होगी, टार्क भी लगेगा और लिनियर मोशन भी करेगा। ठीक है बेटा? सर हाँ